साथियों, जय भीम, जय पेरिया। मेरा नाम सतीश बाब है और आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आप सभी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुद्दा ये है कि अभी हाल-फिलहाल में ही 1-2 दिन हुए हैं भारत का केंद्रीय बजट आया। तो इस बजट के संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसकी जो कुछ शॉर्ट कमेंट्स है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हालाँकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि इसका जो विश्लेषण है, हमारे सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, विशेष रूप से बहुजनों के राजनीतिक दलों को। इस संबंध में हमें विचार करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इस बारे में सोचते तक नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है इस बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि वित्तीय घाटा और जो राजस्व की जो कमी है, इस संबंध में जो इस बजट में है वो क्या है? केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे का जो लक्ष्य है यानी कि जीडीपी का के 4.4% तक निर्धारित किया है अभी वर्तमान में। केंद्रीय बजट का जो वित्तीय घाटा है वो जीडीपी का 4.4% निर्धारित किया गया है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो यह 4.8% था। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कम करके आंका गया है। हालांकि यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने खर्चों में कटौती करने की योजना बनाई है, जिससे विकासात्मक क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत से सरकार को राजस्व में भारी कमी हो सकती है, जिससे अन्य आवश्यक योजनाओं के लिए संसाधन कम हो जाएंगे। मीटू से इन्होंने आनंद फानंद में जो भी ये निर्णय लिया है, यह पूरी तरह से समग्र नहीं है। मतलब एक जगह अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो दूसरी जगह आपके हाथ से छूटने वाली है। तो इस संबंध में सरकार को विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। और इस बजट में मुझे ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर दी गई है। कृषि के क्षेत्र के लिए सरकार ने अपेक्षित सुधार नहीं किए हैं। किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। कृषि संकट को हल करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बनाई गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान समुदाय को उचित समर्थन नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि निवेश और रोजगार सृजन पर ध्यान नहीं दिया गया। बजट में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित पूंजीगत खर्चों में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई, जिससे दीर्घकालिक विकास योजनाओं को समर्थन मिलना भारी हो जाएगा। इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए बजट में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बेरोजगारी दर में कमी लाने के लिए सरकार की योजनाओं में स्पष्टता का भारी अभाव है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो पर्याप्त ध्यान होना चाहिए था, सरकार ने वो नहीं दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में बजट आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश नहीं किया। महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार की भारी आवश्यकता थी, लेकिन बजट में इसके लिए कोई भी उपाय नहीं दिए गए हैं। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। तो समझ में आ रहा वर्तमान सरकार क्या कर रही है? मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त कर का भार। हालांकि सरकार आयकर में कुछ राहत दे रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में मध्यम वर्ग पर कर का भार बढ़ा दिया गया है, खासकर पेट्रोलियम उत्पादों पर, वस्तु और सेवा कर पर और अन्य अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से सरकार के संसाधनों में वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ जाएगा। इसके अलावा जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति पर जो नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, उस संबंध में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही। बजट में मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम वर्तमान सरकार ने उठाए नहीं। खाद्य और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी के जीवन स्तर को प्रभावित कर रही है, लेकिन बजट में इसके समाधान के लिए कोई भी योजना सरकार ने तैयार नहीं की है। निर्यात क्षेत्र में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन निर्यात क्षेत्र में भी सुधार नहीं किए गए।
बजट में निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाओं का भारी अभाव दिखा। भारत की निर्यात दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का योगदान कम हो जाएगा। ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश नहीं किया गया। संवेदनशील क्षेत्र कौन से? जैसे पर्यावरण। अब देखो ना, एनसीआर में हर बार सर्दी शुरू होते ही जो है स्मॉग छा जाता है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण को लेकर कुछ नहीं किया। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आप देखें ना इस बार सर्दियां उतनी नहीं पड़ी, जल्दी से गर्मी आ रही है, उस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा नहीं दिया गया, कोई योजना नहीं बनाई गई। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों के मद्देनजर इस क्षेत्रों में तत्काल और दीर्घकालिक निवेश की भारी जरूरत है, लेकिन सरकार ने इसे प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दी है। और इसके अलावा संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां, जैसे बजट में कई योजनाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकारों के संबंध में। ऐसे सुधारों का उचित कानूनी ढांचा तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे योजनाओं को क्रियान्वित करने में भारी देरी हो जाएगी। इसके अलावा विकास दर में मंदी की भारी संभावना है, जैसे वैश्विक आर्थिक संकट और घरेलू मुद्रास्फीति के कारण भारत की विकास दर में मंदी का खतरा है। बजट में ऐसी योजनाएं है ही नहीं जो इस संकट का समाधान कर सके और आर्थिक विकास को गति दे सके। तो मतलब ये सारी भारी कमियां रही है। मुझे समझ में नहीं आता, इतने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग संसद में जाके बैठते हैं और वो बजट बनाते हैं, तो कहाँ विचार करते हैं ये लोग? किस तरह से योजनाएं का क्रियान्वयन करने के लिए वो योजनाएं बनाते हैं, हमें समझ से बाहर है। मैं निवेदन करता हूँ बहुजन बुद्धिजीवियों को कि इस मुद्दे को, विशेष रूप से बजट वाले मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू करें। हमारे बहुजनों के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन इस संबंध में बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी बहुजन संगठनों से कि इस संबंध में सोचना शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश गौड़ आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।